जो कत्लेआम सूडान में हो रहा है ये उन्हीं एरियाज में हो रहा है जहां पे मादनियात ज्यादा हैं। पाकिस्तान का मॉडल आपको पता है ना, ऑपरेशन वहीं पे होते हैं, हालात वहीं खराब होते हैं जहां पे मादनियात होती हैं। इसी तरह जहां पे वसाइल होते हैं वहीं पे मामलात खराब हो जाते हैं। ये पुराना कानून है दुनिया का। तो अब सूडान के अंदर जिन इलाकों में सोने के बड़े बड़े ज़खायर हैं उन्हीं इलाकों के अंदर जो है वो शोरिश है और एक लड़ाई चल रही है और सोना बड़े पैमाने पे सूडान से बाहर निकलकर स्मगल भी हो रहा है। यानी अगर सूडान की जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि आप 7 से 10 अरब डॉलर का सोना बड़े आराम से हर साल आप सूडान में से निकाल सकते हैं और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। और सूडान के अंदर सिर्फ मैं सोने की बात बता रहा हूँ। अभी ज़रई अजनास की बात मैंने आपको नहीं बताई, अभी मैंने उनकी दूसरी अजनास की बात आपको मैंने नहीं बताई, जो दूसरी तीसरी मादनियात हैं उनकी बात मैंने आपको नहीं बताई, सिर्फ सोने की बात बता रहा हूँ। उनके जो दीगर मादनी ज़खायर हैं पेट्रोलियम के या दीगर, उनके बारे में भी मैंने कुछ आपको नहीं बताया, क्योंकि गरीब मुल्क है तो बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर होना बाकी है। लेकिन सूडान के अंदर बेशुमार मादनियात हैं जिनमें सोना तीसरे नंबर पे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। अब वहाँ पे हुआ क्या कि कुछ अरब ममालिक ने, जिनमें यूएई भी शामिल है, इन्होंने वहाँ पे एक तंजीम को सपोर्ट किया और ये एक मुसल्लह तंजीम थी। बहुत सारे इलाकों से जो है वो इकट्ठे हुए मुसल्लह अफराद और ये इकट्ठे होकर पहुँच जाते हैं सूडान में और ये वहाँ पे हुकूमत और उनकी फ़ौज से लड़ना शुरू कर देते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। जिन इलाकों में ये कंट्रोल करते हैं उन इलाकों के अंदर मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। अब एक जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक एमरजेंसी के अंदर एक सेशन बुलाया है अल फशीर के इलाके में जो एक किलिंग हुई है उसके मामले पे। अब इसके बारे में कुछ हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस भी हैं, मैं आज देख रहा था, और उसमें दिखा रहे हैं कि जगह जगह खून के धब्बे हैं, जगह जगह पे खून बिखरा हुआ है, लाशें बिखरी हुई हैं। बेशुमार इंसानों का वहां पे कत्ल किया गया। आप अगर बहुत मोहतात भी हों तो जो सबसे कम तादाद बताने वाले लोग हैं वो भी हज़ारों में 25,000 तक बताते हैं कि इतने लोग मारे गए। और यहाँ पे एक रिपोर्ट है, ये क्लैश मीडिया की रिपोर्ट है और उसकी रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है। उसमें दावा किया गया है सूडान मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से, वहां पे 2 तंजीमें जो लड़ रही हैं, एक RSF है जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये वो तंजीमें हैं जो मिलके हथियार लेकर यहाँ पे आ गए हैं, मुसल्ला लोग जो अब लड़ रहे हैं यहाँ पे, और इनके जरिए से वहां से माल निकल रहा है और इनको सपोर्ट है गल्फ कंट्रीज की, यूएई की भी। और यूएई ने कहा कि कहीं गलती हुई है उनसे भी इस सारे मामले को मैनेज करने में, और जो सोना यहाँ से जाता है वो यूएई की मार्केट में ही ज़्यादातर जाता है। ये भी एक रिपोर्ट है। ये मैं आपको वो रिपोर्टें बता रहा हूँ जो छप चुकी हैं बैनुल अक़वामी मीडिया में। अब उसमें जो ये जो क्लैश रिपोर्ट है, इसमें सूडान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो दावा करती है कि 1,65,000 सिविलियन women, kids and men were massacred in 2 days in अल फशर। कि अल फशर के इलाके में 2 दिन में 1,65,000 सिविलियन खवातीन, बच्चों को और मर्दों को कत्ल कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, मसाकर हो गया वहां पे। अब ये मुझे ये दिल नहीं मानता, समझ नहीं आ रही, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी बता रहे हैं कि लोगों को स्लॉटर किया गया, ज़बह किया गया, और बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। और कुछ मनाजिर जो बाहर निकल कर आए उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। फौरी तौर पे यूनाइटेड नेशन का इसके ऊपर जो है वो इजलास बुलाया जा रहा है। 50 के करीब ममालिक हैं जिनमें यूके है, आयरलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और नॉर्वे है। इन्होंने फौरी तौर पे 50 के करीब ममालिक हैं, इन सब ने कहा जी कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक सेशन 14 नवंबर को बुलाया जाए और बुला के इसके ऊपर बात की जाए। ये ह्यूमन राइट्स की एक बदतरीन वायलेशन हो गई है। जो सूडान में दूसरी फोर्स है वो सूडान आर्म फोर्सेज है, यानी SAF, और जो उनके खिलाफ लड़ रही है फोर्स वो RSF। इनको हथियार जो है वो बाहर से मिल जाते हैं और इन लोगों ने आपस में लड़ लड़ के तबाही फेरी हुई है, जबकि अवाम का कत्लेआम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और सोना उसकी एक बड़ी वजह अब तक की इतला के मुताबिक बताया जा रहा है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। जो मनाजिर हमने देखे वो बड़े हिला देने वाले मनाजिर थे, और अब क्योंकि कुछ हम कह नहीं सकते इसके बारे में कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल एक जंगबंदी की कोशिश की गई है और जंगबंदी की उस कोशिश के नतीजे में फ़िलहाल दोनों फ़रीक़ैन ने कहा कि हम रुक जाते हैं, लेकिन आखिरी इतलात आने तक भी सिविलियंस का कत्लेआम वहाँ पे सूडान में जारी है।
आबादी इसकी लगभग 5 करोड़ है सूडान की। यहाँ पे 97% मुसलमान हैं और स्याफाम मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ पे। और ये वो एरियाज हैं जहाँ पे अरब ताजिर तजारत किया करते थे बहुत पुराने दौर में। यहाँ पे बड़े आराम से पहुँच जाते थे अफ्रीका के इन इलाकों में, क्योंकि जो अरब के जो खित्ते का जो सेंट्रल एरिया था, मक्का और मदीना, ये दो बड़े हब थे। तो यहाँ से सामने की जानिब समंदर क्रॉस करके इस सरजमीन पे या मिस्र की सरजमीन पे मुसलमान पहुँच जाया करते थे उस दौर में भी या उससे पहले भी, इस्लाम की आमद से पहले भी। नाज़रीन, एक और ख़बर है मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग आपके लिए होगी। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था इमरान खान साहब जो किताबें पढ़ रहे हैं ना जेल में, उनमें एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनकी किताबें वो पढ़ रहे हैं। उनका नाम है शेख इमरान हुसैन साहब। मैंने आपको उनकी किताबों के नाम भी बताए थे, उनकी शख्सियत के बारे में बताया था। इस वक्त वो दुनिया के अंदर आलम इस्लाम के बड़े स्कॉलर्स के अंदर एक हैं और उनकी तहरीरें बड़ी शानदार हैं, उनके लेक्चर्स बड़े शानदार हैं, उनकी क्लैरिटी बहुत है इस्लाम के लेक्चर्स के अंदर और उनकी बड़ी खिदमत भी हैं इस्लाम के हवाले से। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान जेल में मेरी किताबें पढ़ रहे हैं, मैं एक और किताब लिखकर उनके नाम करूंगा। ये मैं किताब लिखूंगा इमरान खान के नाम उसको करूंगा किताब को कि ये मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। अगर इमरान खान मुसलमानों के लिए आज़ादी की जंग लड़ते हुए जेल में शहीद हो गए तो मोहम्मद अली जिन्ना से जा मिलेंगे और अगर रिहा हुए तो वज़ीर आज़म बनेंगे। इमरान खान को बताओ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा ये कारवान जन्नत में जाएगा या इस दुनिया में कामयाब होगा। शेख इमरान हुसैन साहब का एक स्टेटमेंट, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया हमारे एस अहमद साहब ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। मैंने वहीं से पढ़ के आपको सुना दिया। मैंने खुद ये मेहनत नहीं की, लेकिन मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है, वो मिलती जुलती ऐसी ही बात है उन्होंने जो की है शेख इमरान हुसैन साहब ने। तो इमरान खान साहब के लिए अब शायद वो एक किताब और लिखें। अभी उनकी काफ़ी ज़्यादा एज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े स्कॉलर्स उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। और मैंने पहली मरतबा मेरा जो तारुफ इनके साथ हुआ शेख इमरान हुसैन साहब के साथ, वो मुझे औरिया मकबूल जान साहब ने करवाया। उनके पास बहुत सारी किताबें थी, तो वहाँ से मुझे पहली मरतबा पता चला था। नाज़रीन, एक वो स्कॉलर हैं और एक पाकिस्तान के अंदर है मजहबी सियासी जमातें। अब सेनेटर मुश्ताक साहब ने तो पोल खोल के रख दिए हैं सारे के सारे जो जमात इस्लामी के हैं। मैं हैरान हो रहा था उनका स्टेटमेंट सुन के और मैं परेशान भी हो रहा था कि ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। जमात इस्लामी हमें तो कुछ और कहती है मंजर आम पे, लेकिन पसे पर्दा वो क्या करती है और किस तरीके के काम करती है, मैं हैरान था। यानी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने इंकशाफ किया कि हाफिज नईम के कहने पर मैंने सेव गज़ा कंपेन ख़त्म कर दी। जो सेव गज़ा की एक कंपेन चल रही थी इस्लामाबाद में, वो ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी के अमीर ने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि उनके कहने पर मैंने मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच के प्रोग्रामों में जाना भी बंद कर दिया। बड़ी हैरत की बात है मेरे। बल्कि उन्होंने थोड़े दिन पहले ये भी बताया था कि जब मैं गज़ा जाना चाहता था तो जमात इस्लामी की क़यादत ने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए और कोशिश की कि मैं गज़ा ना जा पाऊँ, तो फिर मैं मलेशिया से वहाँ से गज़ा के लिए गया था। ये जनाब जमात इस्लामी का एक अजीबोगरीब किरदार है। पाकिस्तानियों को बताते हैं इनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है और इनसे बड़ा इस्लाम और मुसलमानों का हमदर्द कोई नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो पसे पर्दा ये एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहती है वैसे करते भी रहते हैं। मुझे हैरत होती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।